नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सीजीपीएससी सीजीवाकॉन जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही आप प्ले स्टोर से जाके एडु एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आप सभी एग्जाम के लिए फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स की अगर बात करें तो फुल कोर्स में आपका कंप्लीट वीडियो क्लासेस रहेगा। क्लासेस के पश्चात उन टॉपिक का टेस्ट रहेगा। टेस्ट दिलाने के साथ आपको क्लास नोट्स है ना, जो क्लास नोट्स रहेगा उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप टेस्ट से ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस का आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट दिलाने के बाद तुरंत ही आपको स्कोर, रैंक और आंसर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही सभी टेस्ट को रिवीजन के लिए आप मल्टीपल अटेम्प्ट भी दिलाकर देख सकते हैं। कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर होगा, साथ ही टेस्ट सीरीज का वैलिडिटी 1 ईयर होगा। कोर्स एंड टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको करंट अफेयर, नोट्स, क्विज और डेमो टेस्ट ये आपको फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा हिंदी व्याकरण है ना, या हिंदी के अंतर्गत हमारा प्रथम क्लास जो रहेगा वर्णमाला का रहेगा। ठीक है, तो वर्णमाला के 3 अंग है ना। अगर वर्णमाला की बात करें तो इसके 3 अंग है। सबसे पहले हो जाएगा वर्ण, दूसरा हो जाएगा शब्द, तीसरा हो जाएगा वाक्य। यदि कोई वर्ण किसे कहेंगे, जब किसी कोई मान के चलिए है ना, कोई एक निश्चित ध्वनि है ना, ये सभी आपका वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जितने भी जो एक अक्षर वाले शब्द हैं या 12 खड़ी का जो शब्द है ना, वो आपका वर्ण के अंतर्गत जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द यानी कि 2 से 3, जैसे कलम, कलम, ठीक है, कागज। तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर कोई शब्द का निर्माण करते हैं तो वे आपका शब्द कहलाएगा। ठीक है, अगर वाक्य की बात की करें तो जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, राम स्कूल जाता है, तो ये आपका वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण, यानी कि जो स्वतंत्र ध्वनि होती है उनको हम वर्ण कहते हैं, और जब 2 ध्वनियों के मेल से जो शब्द बनता है ना, वो आपका शब्द कहलाता है। ठीक है, और अगर वाक्य की बात करें तो अनेक वर्ण और शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं या एक लंबी सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वे आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं वर्ण। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण। वर्ण उस सार्थक या मूल ध्वनि चिन्हों को कहते हैं जिसकी अपनी लिपि होती है, जिसका कोई खंड नहीं होता। जैसे कि ये कोई खंड नहीं किया जा सकता, अ को है ना, आ को कोई खंड नहीं किया जा सकता, क ख ग ये जितने भी है ना, और इसके अलावा जो 12 या आपके वर्ण में जितनी वर्ण है ना, वर्णमाला में जितने भी वर्ण है सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ण के प्रकार। तो उसके बाद सबसे पहले देखते हैं स्वर वर्ण, है ना। तो स्वर वर्ण ऐसा होता है जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वे आपका स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अर्थात जिसको उच्चारण के लिए किसी की सहायता ना लेना पड़े, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर स्वर वर्ण की बात करें तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या याद रखेंगे, स्वर वर्णों की संख्या आपका 11 हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अ, इ, उ, ऋषि और ए है ओ औ। ठीक है, उसके बाद 2 आप याद रखेंगे, अयोग वाह की संख्या 2 है। ठीक है, अम और आहा जो है वो आपका अयोग वाह के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 याद रखेंगे, और अम आहा जो है ना, वो आपका अयोग वाह के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या टोटल 33 है। याद रखेंगे आप कि स्वर वर्ण संख्या 11 हो जाएगा, और व्यंजन वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के प्रकार बहुत सारे अलग अलग प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्णों के आधार पर। ठीक है, तो वर्णों के आधार पर याद रखेंगे इनकी संख्या 3 है। तो स्वर वर्ण के वर्णों के आधार पर अगर बात करें प्रकार की, तो इसकी संख्या 3 है। ठीक है, सबसे पहला आपका एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत देखेंगे, दीर्घ स्वर देखेंगे 3 है जिनकी संख्या, और संयुक्त स्वर जिनकी संख्या आपका 4 हो जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11। ठीक है, तो टोटल ये आपका 11 हो जाएगा। तो एग्जाम में आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है। तो ये आपको सीधा पूछा जा सकता है या आपको कूट मिलान के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जिन स्वरों के वर्णों की उत्पत्ति का स्रोत पता ना हो, ठीक है, वे आपका ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। जैसे कि हो जाएगा आपका
उ, ई और ऋषि, ठीक है। ये आपके चार जो है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, जिन स्वर वर्णों की उत्पत्ति का स्रोत पता ना हो, ठीक है। तो ये इनका मेन आधार है कि उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है ये पता नहीं है, ठीक है। तो चार ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जब दो समान ह्रस्व स्वर, ठीक है, जब दो समान ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो आपके चार हैं, ठीक है, तो चार है, तो इनके अंतर्गत ऋषि को छोड़कर, है ना, इनको छोड़कर जो तीन वर्ण है ना, तो जो ह्रस्व ह्रस्व मिलके आपका दीर्घ बनाते हैं, यानी कि अ प्लस आ ई हो जाएगा, ई प्लस ई आपका ई हो जाएगा, उ प्लस उ ये आपका उ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका दीर्घ स्वर है, जब दो समान ह्रस्व स्वर के योग से हो, तो यहां से देखेंगे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो जाएगा, ई प्लस ई मिलकर आपका बड़ा ई बनाएगा, और छोटा उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ बनाएगा, ठीक है। तो इनकी संख्या तीन है, याद रख लेंगे। और साथ ही ये जो तीन है वो आप याद रखेंगे कि ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देख लेते हैं जब संयुक्त स्वर, जब दो असमान स्वर के योग से हुआ, जैसे कि कोई दो ह्रस्व हो सकता है या दीर्घ हो सकता है, या दीर्घ प्लस दीर्घ हो सकता है, तो जब दो असमान स्वरों के योग से बना हुआ हो, तो जैसे कि देख लेंगे अ प्लस ई मिलके आपका ए बनाता है, अ प्लस उ मिलके ओ बनाता है, अ प्लस ई मिलके ए बनाता है, और अ प्लस उ मिलके ओ बनाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इनकी संख्या जो है वो चार हो जाएगा, ठीक है। तो इन चार के अंतर्गत आप याद रखेंगे ए याद रखेंगे, ओ याद रखेंगे, ए याद रखेंगे और ओ। तो ए ओ, ठीक है। तो ये आपका चार यहां से हो जाएगा। तो संयुक्त स्वर की संख्या चार हमने बताया है, जो कि आपका ए ओ, ठीक है। और अगर ह्रस्व दीर्घ स्वर की बात करें, तो दीर्घ स्वर में जब दो समान ह्रस्व स्वर मिलके एक जिसे बनाते हैं नया, है ना, तो वो आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये उ हो जाएगा। तो तीनों जो बड़ा वाला रहेगा, है ना, वो आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। और ह्रस्व स्वर की अगर बात करें, तो जिनकी उत्पत्ति का आधार पता नहीं होता, या कहें तो जो छोटा वाला है ना, अ उ ई, है ना, ये तीन, और ये आपका ऋषि, है ना, ये चारों मिलके आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं मात्रा और उच्चारण के समय के आधार पर, ठीक है। दूसरा अगर हमको पूछा जाए कि मात्रा और उच्चारण के समय के आधार पर कितनी होती है, तो ये भी तीन प्रकार होता है। हम वर्णों के आधार पर देखे, तीन देखे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं मात्रा और उच्चारण के समय के आधार पर, तो ये भी आपका दो प्रकार से हो जाएगा। ह्रस्व स्वर हो जाएगा ह्रस्व स्वर, तो इसकी संख्या जो है चार है, जो आपका उसमें चार था वो चार यहाँ भी है, ठीक है। दीर्घ की अगर बात करें, है ना, तो दीर्घ या गुरु की बात करें, ह्रस्व स्वर से जब दुगुना समय लगता है, ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा। तो जितनी भी बड़े वाले हैं ना, देखेंगे आ, बड़ा वाला ई है, बड़ा वाला ऊ है, ए ओ, ठीक है, ये आपका गुरु के अंतर आ जाएगा, जिसकी संख्या टोटल आप याद रखेंगे कि सात है। तो दीर्घ या गुरु द्विमात्रिक ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, ठीक है, तो इनकी संख्या जो है वो सात हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लुत की बात करें, है ना, अगर प्लुत स्वर की बात करें, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय और दीर्घ से दोगुना, यानी कि जो ह्रस्व स्वर है उसका तीन गुना होना चाहिए, और ये जो दीर्घ है उससे दोगुना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिह्वा। जिह्वा या जीभ के स्थान के आधार पर तीन प्रकार, तो याद रखेंगे कि ये तीन प्रकार के होते हैं। मैंने ऊपर भी बताया कि वर्णों के आधार पर, समय के आधार पर, अब हम देख रहे हैं जिह्वा या उच्चारण के आधार पर, तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत अग्र स्वर आपका चार प्रकार के हो जाएगा, मध्य स्वर आप याद रखेंगे एक प्रकार का, और पश्च स्वर जो है आपका पांच प्रकार का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो अब यहां से देख लेंगे, जो अग्र स्वर है ये इन जगह चार आ जाएंगे। मध्य स्वर में अगर बात करें तो अवस आता है, तो ये आपका मध्य स्वर हो जाएगा। और अगर पश्च स्वर की बात करें तो इनकी संख्या पांच है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा होंठ के आकार के आधार पर। तो होंठ के आधार पर मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, है, उच्चारण करते समय हमारे होंठ का आकार जो है वो अगर वृत्ताकार या गोल हो जाता है ना, तो वो आपका वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम बात करें अवृत्ताकार, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होंठ अवृत्ताकार स्थिति में होता है, वे आपका अवृत्ताकार स्वर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वृत्ताकार स्वर की, तो इनकी संख्या याद रखें चार है, वृत्ताकार की संख्या चार है, जैसे उ उ ओ, ठीक है। तो जब इन चार वर्णों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो होंठ वृत्ताकार स्थिति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवृत्ताकार, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होंठ की स्थिति अवृत्ताकार होती है, उनकी संख्या देखेंगे अगर सात है, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे तीन हो जाएगा, तीन तीन छह और एक सात, ठीक है।
तो 7 4 और आपका 11 हो जाएगा। तो आवृत्ताकार याद रखेंगे, वृत्ताकार भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्यंजन, व्यंजन मतलब जिन जिन शब्दों या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या बात करें तो ये व्यंजन की संख्या कुल 33 है। व्यंजन की संख्या याद रखेंगे 33 है। अब व्यंजन की संख्या है तो उनको जो अध्ययन की दृष्टि से व्यंजन के 3 प्रकार है, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से अगर बात करें तो ये भी 3 प्रकार के हैं। तो मोस्टली हमने देखा कि स्वर भी 3 प्रकार के देखे, उसके बाद व्यंजन में भी 3 प्रकार का, एक हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें, है ना, तो स्पर्श व्यंजन के अंदर उन वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण करते समय मुख या जिह्वा किसी न किसी अंग से टच करता हो, ठीक है। अंतस्थ की बात करें तो ये आपका अंतर से निकलता है जो आपका, वो आपका आएगा। और ऊष्म, तो ऊष्म व्यंजन की अगर बात करें तो ऊष्म व्यंजन यानी कि उन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा या घर्षण की स्थिति प्राप्त होती है, वे आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय समय मुख मुख जिह्वा मुख के किसी अंग को या किसी न किसी भाग को जब स्पर्श करे तो आपका स्पर्श व्यंजन आ जाएगा, ठीक है। और इसे स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें वर्गों के रूप में बांटा गया है। क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त प, हाँ, ठीक है। तो इनकी अगर संख्या बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या याद रखेंगे 25 है, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख लें, क च ट त प, ठीक है। कचट तप, कचट पत मतलब कटप्पा से ऐसा होता है ना, तो उस टाइप से कचट प, कचट प, ठीक है। कचट तप, कचट तप, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेंगे कचट तप, ठीक है। कचट फिर तप करके आप याद रख लेंगे। तो ये जो वर्ण है ना, तो उन वर्गों के अंतर्गत देखेंगे कि जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग आपका पहला हो जाएगा क वर्ग, दूसरा हो जाएगा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा जो वर्ग है वो प वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इन वर्ग के अंतर्गत देखेंगे कि 5 शब्द है ना, ये 5 शब्द है। और अगर क वर्ग के अंतर्गत जैसे 5 आते हैं तो क से लेके 5 वर्ण याद रख लेंगे, फिर वो आपका क वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर जैसे यहां से च देखेंगे तो च को भी लेना है, ठीक है। च से लेके आपका जो नेक्स्ट 5 आएगा वो उस टाइप हो जाएगा। तो क वर्ग का उच्चारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो क वर्ग है उसका उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है। और अगर च वर्ग की बात करें तो ये तालु से होता है। और ट वर्ग के जितने भी शब्द है ना, ट ठ ड ढ और न, ठीक है, तो ये आपका मूर्धा से उच्चारण होता है, ठीक है। अगर हम बात करें त वर्ग की तो त थ द ध न, तो इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वे दांत को स्पर्श करता है ना, त थ द ध न। आप उच्चारण करके भी देखिएगा कि जब इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारा दांत से ये आपका उच्चारण होता है, ठीक है। प वर्ग की बात करें तो ये ओष्ठ है ना, होठ से टच होता है। प फ ब भ म, प फ भ ब म, तो ये आपका होठ है ना, तो होठ से स्पर्श होता है, इस कारण से ये आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख से बाहर निकल जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो हम देखेंगे जिन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि से बाहर निकल जाए, ठीक है, समय ध्वनि से बाहर निकल जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या आप याद रखेंगे 4 है। य र ल व, ठीक है, य र ल व, ठीक है। ये जो आपके 4 हैं वे आपका अंतस्थ हो जाएंगे। अगर ऊष्म की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपका हवा निकलता है यहां से, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा से ज्यादा हवा मुख से बाहर निकले, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो मुख से ज्यादा बाहर निकलता है वे आपका ऊष्म के अंतर्गत आ जाएगा। इनकी भी संख्या आपका 4 है, ठीक है। तो स और यह, ठीक है। तो ये आप चारों को याद रखेंगे। जैसे 3 है, स है ना, तो ये आपका 3 हो जाएगा और लास्ट में आपका ह याद रख लेंगे। तो ऊष्म के अंतर्गत 4 ये भी आपका प्रकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो उच्चारण में वायु प्रकेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं, ठीक है। तो ये भी एक व्यंजन के भेद हैं और जिनका ये मेन आधार है, ठीक है। उच्चारण में वायु प्रकोप है ना, वायु जिससे कि निकलता है। तो अल्प प्राण की अगर बात करें तो अल्प प्राण, ठीक है, अल्प मतलब छोटा। तो जो आपका वर्ग मैंने बताया है 1,
3 और 5, ठीक है। अगर महा की बात करें तो 2 और 4। तो ये जो आपका टेबल है ना, तो आप याद रखेंगे जैसे कि ये 1, 3 और ये 5, ठीक है। ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण, ठीक है। और ये 2 और ये जो 4 है, यहां से कर लेंगे, है ना। 2 और 4 ये आपका महाप्राण हो जाएगा। तो जो आपका वर्गीय जो व्यंजन है उनके अंतर्गत जो आपका 1, 3 और 5 है वो अल्प प्राण हो जाएगा, और 2 और 4 ये दो, जैसे अल्प है तो अल्प मतलब जो स्टार्टिंग 1 मान के चलिए, और अल्प से आप याद रखेंगे 1, 3, 5, और महा से याद रखेंगे जिसका स्टार्टअप 2 हो रहा है यानी कि बड़ा से हो रहा है, तो 2 और 4 जो है वो आपका महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। इसके अलावा याद रखेंगे जो अल्प प्राण है ना वो आपका 1, 3 और 5, ठीक है। ये जो आपका वर्ग है उनके अंदर 1, 3, 5 की जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा सभी स्वर आएंगे यानी कि आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, ठीक है। ये आप 11 याद रखेंगे, और यहां से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 थी आपका ये 15, ठीक है। ये 15 हो जाएगा। उसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या टोटल 4 है, तो ये सभी आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप याद रखेंगे यहां से आपका 15, 15 आपका ये 30, ठीक है। तो अल्प प्राण की संख्या आप याद रखेंगे, अल्प प्राण की जो संख्या है वो टोटल 30 होता है, ठीक है। अल्प प्राण की अगर संख्या की अगर बात करें तो ये इनकी संख्या 30 होती है, ठीक है। उसके बाद महाप्राण की बात कर रहे थे, तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा है ना, जो दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो आपका आ जाएगा। साथ ही आपका जो उष्म व्यंजन है जिनकी संख्या टोटल 4 है, ठीक है। तो ये आपका उष्म व्यंजन इसके अंतर्गत आएगा, और अंतस्थ व्यंजन आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो यहां से 5 हो जाएगा, 5, 5, 10, 10 और ये आपका 4, 14, ठीक है। 10 और 4 आपका 14 इनकी संख्या हो जाएगा महाप्राण का। उसके बाद देखते हैं नाद, घोष, नाद एवं कंपन के आधार पर व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है आपका अघोष, दूसरा होता है घोष, ठीक है। यानी कि जिन 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 ध्वनि में स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता, यानी कि स्पष्ट नाम से है कि स्पर्श या कंपन नहीं होता, वे आपका अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अघोष की संख्या आप याद रखेंगे, इनकी संख्या 13 होता है। अघोष की संख्या की बात करें तो ये 13 हो जाएगा। अब यानी कि इसमें जो पहला है और दूसरा वर्ग है, जो पहला और दूसरा वर्ग है ये आपका अघोष के अंतर्गत आ जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। इसके अलावा जो स है, हल, ह को छोड़ के, ठीक है, ह को अगर छोड़ दें तो ह को छोड़ने के बाद यहां से 5, 5, 10 और 10 और 3 ये आपका ये 13 जो हो जाएगा, ठीक है। तो अघोष वर्णों की संख्या अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 13 है, ठीक है। तो आप यहां से याद रखेंगे जितनी भी संख्या है ये मेजरली आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में वहीं से बनेगा। अगर सीधा पूछा जाए तो डायरेक्ट संख्या पूछा जा सकता है कि इसके आधार पर इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। या ये आपको कूट के रूप में दे सकते, अल्प प्राण की संख्या, महाप्राण की संख्या, सघोष, अघोष की बात करें तो ये आपको डायरेक्ट कूट मिलान के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी का संख्या आप पूरा ध्यान से, और किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं इनको आप याद रखेंगे। पूरा नोट्स में मैंने चार्ट के रूप में आपको समझा दिया है, आपको ये आप आसानी से याद होगा, ठीक है। अगर आपको और कुछ भी डाउट लगता है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। वीडियो देखने के पश्चात क्लास का नोट्स अगर आप रीड करेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सघोष की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण समय है ना, तो सघोष नाम से स्पष्ट है कि जिन उच्चारण करते समय एक घोष या एक हुंकार की अगर आवाज दे या कंपित हो, ठीक है, कंपित हो तो ये आपका सघोष किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत तीसरा और पांचवा, ठीक है, जो तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस य प्लस ह, ठीक है। जो आपका अघोष में छूट गया था, हाँ, ठीक है, इस अघोष में हमने लिया था स
और ये आपका स, ठीक है। इन तीनों को लिया था हमने, ह को छोड़ दिया था वहां पर, ठीक है। तो ह जो हमने छोड़ा था तो वो अघोष ना होकर सघोष के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यह रहेगा हुआ प्लस ह प्लस पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो ये आपका इतने अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही इसी में आपका जो है जो सभी स्वर हैं, है ना, जो सभी स्वर हैं वे भी सघोष के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार। तो जैसे हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के एक प्रकार अगर बात करें तो ये टोटल 8 प्रकार का है। एक देख लेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है, जो 16 प्रकार होगा। स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो 16 हो जाएगा। तो ये कचट तप है ना, जो बताया था, ये 4 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, टेबल से देखेंगे, टेबल से मिलान कर लेंगे कि क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन जो 4 वर्ग हैं प्रथम 4 वर्ण, तो जो प्रथम 4 वर्ण रहेंगे, है ना, जैसा आप इधर से देखेंगे तो प्रथम जो 4 वर्ण रहेंगे वे आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। दूसरा हमने देखा था संघर्षी या स्पर्शी। संघर्षी व्यंजन, ठीक है, या उष्म देखा था हमने, सॉरी उष्म व्यंजन देखा था ना, स्पर्शी नहीं, ये उष्म देखा था। ये उष्म व्यंजन है ना। ठीक है, तो जो संघर्षी बोले या उष्म व्यंजन, तो इनकी संख्या आप याद रखेंगे टोटल 4 है। तीनों आपका स हो जाएगा और ये आपका ह, ठीक है। तो याद रखेंगे संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है, स श श और ह, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा स्पर्शी व्यंजन। तो च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है, च छ ज झ, ठीक है, च छ झ झ। तो स्पर्श से याद रखेंगे कि स्पर्शी व्यंजन की बात है प्रथम 4 वर्ण, ठीक है। नासिक व्यंजन की बात करें तो नासिक व्यंजन अब याद रखेंगे 5, सभी वर्ग का 5वां या प्रथम अक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर, ठीक है, जो 5वां वर्ण होता है, जो यहाँ से कॉलम हमने देखा था ना, क ख ग घ और ये आपका अंग, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ तक जो जाएगा नीचे, है ना, प्रत्येक वर्ग का जैसे लिखेंगे पूरा वर्ग लिखेंगे, तो जो लास्ट वाला आपका रहेगा, ठीक है, लास्ट वाला जो रहेगा वो पंचमाक्षर होगा, ठीक है। तो जो पंचमाक्षर होगा वह आपका नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। संघर्षहीन व्यंजन की बात करें तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका यहां से देख लेंगे प्रकंपित या लुंठित, है ना, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो लुंठित वर्ण है, ठीक है, लुंठित वर्ण के अंतर्गत केवल र आ जाएगा और पार्श्विक स्वर के अंतर्गत केवल ला आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उल्पित वर्ग की बात करें तो इनकी संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे तो ये आपका चार्ट के रूप में मैंने इसको उपलब्ध करा दिया है, आप यहां से देख लेंगे, ठीक है। ये आपका वर्ण हो जाएगा। वर्ण के अंतर्गत जैसे कि ये है ना, आ और क वर्ण और प्लस विसर्ग, ठीक है। तो ये आपका कंठ से रहेगा और नाम आपका कंठे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शब्द है या स्वर या व्यंजन है इनके अंदर रहेगा और इनका उच्चारण स्थान कंठ से होगा और ये इनका नाम जो है कंठे हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चार्ट देख लेंगे एक बार। तालु से बात करेंगे तालव्य कहेंगे, मूर्धन्य से मूर्धन्य कहलाएगा। जिन शब्दों का या जिन वर्णों का उच्चारण दांत से होता है वे दंत्य वर्ण कहलाता है। ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है, ठीक है, ओष्ठ से तो आपका ओष्ठ कहला जाएगा। कंठ प्लस तालु कंठ तालव्य कहला जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ कहला जाएगा। दंत प्लस ओष्ठ मतलब जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होगा वो दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार चार्ट पूरा रीड कर लेंगे कि कौन सा स्वर्ण या स्वर या वर्ण, स्वर या व्यंजन का उच्चारण, इसका स्थान, उच्चारण स्थान कौन सा है और उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका अम और आहा, ठीक है। तो जो अम और आहा है वो आपका अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका 2 या 2 से अधिक वर्ण का संयोग करके ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक नए शब्द या एक नए वर्ण का उत्पत्ति होता है, वो आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे हम देखेंगे छतरी, है ना, छ,
तो छ आपका क, स और अ, ये तीन तीन वर्णों के उच्चारण या तीन वर्णों के मेल से बना है। त्र से याद रखेंगे तरय, ठीक है। त्र तो तर अ, तर अ, तो ये तीनों मिलके आपका बनाता है त्रय, ठीक है। तो याद रखेंगे, ज्ञ आप याद रख लेंगे और स्र याद रख लेंगे, ठीक है। ज्ञ का जैसे हम उच्चारण करते हैं तो ज, य और अ, ये तीनों मिलकर बनते हैं स्र। तो स र अ, सर, सर सर तो अपन जैसे पढ़ते हैं स्र, तो ये स्र के अंतर्गत तीन वर्ण होते हैं। आपका स हो जाएगा, र हो जाएगा और अ, तो ये तीनों मिलकर आपका स्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक से जैसे कि मेन ये है जैसे उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन दो बताया गया था, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। स्वर वर्णों की संख्या टोटल 11 है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की संख्या 33 है। और जो मूल वर्ण है, ठीक है, वो मूल वर्ण की संख्या आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो ये आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। तो स्वर की संख्या याद रखेंगे, व्यंजन की याद रखेंगे, और स्वर में कितने प्रकार से बांटा गया है, स्वर वर्ण को कितने प्रकार से बांटा गया है वो भी आप देखेंगे। और उन प्रकारों के अंतर्गत कितने प्रकार से या कितने शब्द आते हैं, है ना, उन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट साथ ही हमने व्यंजन बताया कि व्यंजन किस प्रकार से निर्माण होता है, और व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। उसके अलावा उन भागों के अंतर्गत हमने देखा कि इस भाग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं तथा उनकी संख्या किस प्रकार से होती है। साथ ही हमने देखा कि जो व्यंजन है ना, व्यंजन के अंतर्गत जो परिभाषाएं हमने अल्प प्राण, महाप्राण, है ना, स्पर्शी, संघर्षी व्यंजन देखा, है ना। तो इन सभी का आप देखेंगे और याद रखेंगे, इनकी संख्या टोटल 33 होती है। मूल स्वर की बात करें तो 40 हो जाएगा मूल वर्ण की, और अगर हिंदी में कुल वर्णमाला की अगर बात करें तो आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा वर्णमाला का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा वो हम कल देखेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, साथ ही मित्रों के साथ लिंक साझा करें। यदि आप एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस के साथ जुड़कर फुल कोर्स अथवा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको सीजीपीएससी, सीजी टीचर, एडीओ, सीजी टेट, सी टेट, पटवारी आ रही है ना, रेलवे बैंक, एसएससी, सभी एग्जाम के लिए आप फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज बहुत ही कम फीस पर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ज्वाइन करना होगा तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे या हमें इस नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वर्णमाला हमने देखा, वर्णमाला के अंतर्गत हमने देखा व्याकरण के अंग देखा, व्याकरण के अंग देखने के बाद स्वर देखा, स्वर व्यंजन देखा, ठीक है। उसके बाद स्वर को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है उनकी संख्या पूरा हमने देखा। व्यंजन देखा, व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के कितने प्रकार हैं उनको देखा। साथ ही उन प्रकार के अंतर्गत और कितने प्रकार के व्यंजन हैं तो उन सभी का परिभाषा, कुल संख्या, इन सभी को हमने देखा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो क्लास रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।